हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडविजन एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन देखा था, डिटेल में समझा था। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। तो इसमें हम पूरा बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब एम्ब्रियो होता है तो उसमें डायरेक्ट बोन तो होती नहीं है। तो बोन जो होती है वो कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू से पूरा स्केलेटन कैसे बना देती है या कैसे डेवलप हो जाता है, तो हम इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ओके, तो व्हाट इज़ ऑसिफिकेशन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं ऑसिफिकेशन, जिसे ऑस्टियोजेनेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑस्टियोजेनेसिस। ये बोन टिश्यू बनने की प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम मेसेनकाइमल सेल या कार्टिलेज ग्रेजुअली मैच्योर बोन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि सबसे पहले कौन सा सेल होता है? मेसेनकाइमल सेल। और वही सेल जो होता है वो धीरे धीरे कार्टिलेज जो होता है वो मैच्योर बोन बन जाती है। तो ये प्रोसेस एम्ब्रियोनिक लाइफ के लगभग 6 to 7 वीक से शुरू हो जाती है और पूरी लाइफ चलती है, क्योंकि बोन कॉन्टीन्यूसली रिमॉडलिंग करता है और रिपेयर होता रहता है। अगर हम ये देखें कि बेबी छोटा है तो छोटे से बड़ा होता है, तभी भी वो ग्रोथ होती है उसकी। तो अब हम देखते हैं कि ऑसिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि स्केलेटल का फॉर्मेशन करने के लिए, जब स्केलेटल ही नहीं होगा बॉडी में तो हमारी बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी, फ्रेमवर्क नहीं बनेगा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। बोन ग्रोथ, बच्चों में बोन की लेंथ बढ़ने के लिए ऑसिफिकेशन ज़रूरी है। जब ऑसिफिकेशन होता है तो ग्रोथ प्लेट ये या फिर जो एपिफाइजल प्लेट होती है वो कॉन्टीन्यूसली ऑसिफिकेशन की वजह होती रहती है और फिर वो धीरे धीरे ग्रो करती है। फ्रैक्चर हीलिंग में देखते हैं। तो फ्रैक्चर में क्या होता है कि जब फ्रैक्चर होता है तो उसके बाद वो बोन को दोबारा ऑसिफाई करते हैं। वो बोन ऑसिफाई होती है, उस प्रोसेस से एक्टिवेट होती है और फिर बोन रिपेयर होता है। अब हम देखते हैं कैल्शियम हेमोस्टेसिस भी। तो बोन का जो कैल्शियम का मेजर स्टोरेज साइट होता है, बोन कैल्शियम का स्टोरेज साइट है। तो इसलिए जब ऑसिफिकेशन और बोन रिमॉडलिंग का काम होता है तो इसमें ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है और उसमें बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो अब हम देखते हैं कि ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के ऑसिफिकेशन होते हैं। पहला होता है इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन, दूसरा होता है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। अब इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन क्या होती है? तो यहाँ पे बोन जो होता है ना वो डायरेक्टली मेसेनकाइमल टिश्यू बनती है और बीच में कार्टिलेज स्टेज नहीं आती, कोई कार्टिलेज नहीं होता, वो स्टार्टिंग से मेसेनकाइमल टिश्यू होती है। जो सेकंड ऑसिफिकेशन है जिसे बोल रहे हैं एंडोकॉन्ड्रल, वहाँ पे कार्टिलेज मॉडल बनता है। ठीक है, बाद में कार्टिलेज ग्रो करता है धीरे धीरे और वो रिप्लेस होता है और इसी प्रोसेस से लॉन्ग बोन बन जाती है। तो ठीक है, आपको दोनों समझ में आया? फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था कि कार्टिलेज नहीं आती, मेसेनकाइमल टिश्यू से ग्रोथ होती है, पर सेकंड में कार्टिलेज आता है और वो धीरे धीरे बोन से रिप्लेस हो जाता है। अब हम देखते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में और इनके प्रोसेस को। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है इसमें मेसेनकाइमल सेल का एग्रीवेशन होता है। मतलब जो मेसेनकाइमल सेल होती है वो एक जगह कलेक्ट होती है और कलेक्ट होकर के ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स में कन्वर्ट होने लगती है। कलेक्ट हो गई सेल्स एक जगह ढेर सारी, अब वो क्या बन गई? ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। अच्छा, ये हम देखते हैं पहले। बिफोर दैट, हाँ, ये पीपीटी में भी लिखे हुए हैं सारे स्टेप्स, तो इन्हें भी आप देख सकते हो। वैसे मैं बता रही हूँ तो अगर मेरी बात अगर आपने ध्यान से सुनोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जब ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल का फॉर्मेशन हुआ तो वो धीरे धीरे ऑस्टियोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाती है और ऑस्टियोब्लास्ट जो होती हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट बोन बनाने वाले सेल्स होते हैं जो कि एक्चुअली बोन का फॉर्मेशन करते हैं, बोन सेल को फॉर्म करते हैं। तो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल ही ऑस्टियोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट होती हैं। अब फिर आता है ऑस्टियोसाइट का फॉर्मेशन। ओके, तो ऑस्टियोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, कैसे होता है? तो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल होती हैं वही ऑस्टियो
साइट प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे 3 स्टेप्स हो गए हैं। पहले मेसेंकाइमल सेल थे जो कि ऑस्टियोप्रोजेनिटर बने, फिर ऑस्टियोप्रोजेनिटर ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म करा, फिर ऑस्टियोब्लास्ट जो थे वो ऑस्टियोसाइट को प्रोड्यूस करे। अब ऑस्टियोसाइट जो होते हैं वो बोन मैट्रिक्स के इनिशियल अनमिनरलाइजेशन फॉर्म होता है, मतलब जो बीच का पार्ट है वो अभी बोन मैट्रिक्स जो है वो मिनरलाइज नहीं है, अब उसको मिनरलाइज करवाएंगे, उसको मिनरलाइजेशन प्रोसेस होगा उसका। तो उसमें क्या होगा स्टेप 4 में कि कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट होने लगेंगे और हाइड्रोक्सोपेटेट क्रिस्टल बनते हैं और वो इमेच्योर वोवेन बोन बनने लगती हैं और डेवलप हो जाती हैं। मतलब कि मिनरलाइजेशन तक जो प्रोसेस है उससे वोवेन बोन जो कि है सॉफ्ट बोन होती है और इमेच्योर बोन कहते हैं इसे, वहाँ तक का फॉर्मेशन हो जाता है मिनरलाइजेशन स्टेप पे। फिर आता है एक ट्रेबिकुलर फॉर्मेशन। ट्रेबिकुलर एक नेटवर्क फॉर्म होता है जो कि कुछ ऑस्टियोब्लास्ट मैट्रिक्स में ट्रैप होकर के ऑस्टियोसाइट बन जाते हैं। मतलब कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं उसमें उनकी खुद की मैट्रिक्स होती है, उसमें जब सेल्स जो होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे तो वो ऑस्टियोसाइट्स बना लेंगे। अब हम देखते हैं कॉम्पैक्ट बोन फॉर्मेशन। तो आउटर पार्ट जो होता है वो कॉम्पैक्ट बोन में कन्वर्ट होने लग जाता है और इनर पार्ट जो होता है वो स्पंजी बोन बन जाता है। तो अब हम इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं कि ये मेनली कहाँ कहाँ पे होते हैं, डेवलप होते हैं। तो स्कल बोन, मैंडिबल, मैक्सिला, क्लेविकल का मिडियल पार्ट, ये सारे इसी प्रोसेस से फॉर्म्ड होते हैं। अब हम देखते हैं एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। तो अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इनमें ही लॉन्ग बोन की फॉर्मेशन होती है और लॉन्ग बोन का ये पूरा मेथड होता है। तो अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है तो ये आपको अब सही से दिखेगा। ओके, तो सबसे पहला स्टेप होता है कार्टिलेज मॉडल फॉर्मेशन। सबसे पहले जो मेसेंकाइमल सेल होते हैं वो हाइलाइन कार्टिलेज मॉडल बनाते हैं और ये मॉडल फ्यूचर में ही बोन का ब्लूप्रिंट होता है। ओके, सेकेंड स्टेज पे आता है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। डायफेसिस यानी कि जो शाफ्ट का रीजन होता है वो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, वहीं पर डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्ड्रोसाइट होते हैं वो एनलार्ज होते हैं और मैट्रिक्स जो होती हैं वो कैल्सीफाई होती हैं, तो कॉन्ड्रोसाइट डाई कर जाते हैं प्राइमरी ऑसिफिकेशन में। अब जो ब्लड वेसल इन्वेट करते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट आकर बोन का डिपोजिशन शुरू कर देते हैं। कहाँ पे करते हैं? प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो कि डायफेसिस का सेंटर है। वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स इन्वेट करते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट आकर डिपॉजिट करते हैं। अब हम देखते हैं स्टेप 3 में जो कि है मेडुलरी कैविटी फॉर्मेशन। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेंटर की जो स्पंजी बोन का रीअब्जॉर्ब करते हैं बर्थ के बाद जो एपिफाइसिस में सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर डेवलप होती है वो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन का पार्ट है। मतलब कि जो एपिफाइसिस है बर्थ के बाद जो एपिफाइसिस है वहीं पे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन डेवलप होती है। तो अभी मैंने बताया था डायफेसिस में प्राइमरी ऑसिफिकेशन होता है और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन होता है एपिफाइसिस में। फिर आता है ग्रोथ प्लेट। तो एपिफाइसिस और डायफेसिस के बीच एक कार्टिलेज होती है, इसी को एपिफाइजियल प्लेट बोलते हैं और इस रीजन से बोन की लेंथ इंक्रीज होती है। तो अब देखते हैं एपिफाइजियल प्लेट जो होता है उसका क्लोजर कैसे होता है। तो 18 to 25 ईयर के बीच में जो ग्रोथ प्लेट होती है वो कम्प्लीटली ऑसिफाई हो जाती है और एपिफाइजियल लाइन बन जाती है। इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। मतलब बोलते हैं ना कि 18 साल तक बच्चे ग्रो करते हैं उसके बाद ग्रो नहीं होती, तो जो वो एपिफाइजियल प्लेट होती है ना बीच की वो इतने टाइम पे बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती। तो उसके पहले ही ग्रोथ होती है। उसके बाद अगर हम दोनों को सिंपल लैंग्वेज में डिफ्रेंशिएट करके देखें कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है तो वो देख लेते हैं। तो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर क्या था कि जो डायफेसिस में डेवलप होता है, फेटल लाइफ में अपीयर होता है, बोन का फॉर्मेशन का फर्स्ट साइट होता है। और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर क्या था कि जो एपिफाइसिस में डेवलप होता है, यूजली बर्थ के बाद अपीयर होता है, बोन के
एंड की डेवलपमेंट करता है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी डायफाइसिस, सेकेंडरी एपिफाइसिस। प्राइमरी फेटल लाइफ में होता है, सेकेंडरी बर्थ के बाद जो ग्रोथ होती है वो बर्थ के बाद वाली वो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन है। बोन का फॉर्मेशन का फर्स्ट साइट होता है और बोन एंड की डेवलपमेंट करता है सेकेंडरी। अब हम क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं। तो फ्रैक्चर हीलिंग में क्या होता है कि फ्रैक्चर हीलिंग में एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन जैसे प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं, मतलब प्रोसेस सेकेंड, जो टाइप सेकेंड है वो। ग्रोथ प्लेट की इंजरी हो जाती है। ग्रोथ प्लेट कौन सी है, जो कि हमने पढ़ी थी सेकेंडरी ऑसिफिकेशन, जो कि है एपिफाइजल प्लेट, एपिफाइजल लाइन, वो है ग्रोथ प्लेट। तो चिल्ड्रन में जब ग्रोथ प्लेट डैमेज होने पर लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी और डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस होता है कैसे, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इम्बैलेंस से ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है। तो अभी हम ओवरऑल देखिए कि हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने ऑसिफिकेशन के बोन को डिटेल में पढ़ा। वेट, हाँ ये देखिए यहाँ पे क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस और समरी लिखी हुई है, और ये हमने टोटली आज हमने क्या पढ़ा वो चीज़ लिखा हुआ है। ओके, सो होपफुली आपको ये क्लियर दिख रहा हो, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी वो उसमें लिखा है, पिक्चर्स में क्लियर नहीं आ रहा होगा। ओके, तो मैं बता रही थी आज हमने क्या देखा। तो आज हमने देखा ऑसिफिकेशन क्या होता है, इसके दो टाइप्स देखे, इंट्रामेम्ब्रेनियस और एंडोकॉन्ड्रियल। फिर हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर कहाँ है, एक कहाँ है डायफाइसिस में, एक कहाँ है एपिफाइसिस में। और इसके हमने क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस देखे, जो कि है फ्रैक्चर हीलिंग, ग्रोथ प्लेट इंजरी, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन मैरो डिसऑर्डर। तो होपफुली आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। और ये एनाटॉमी का एपिसोड सीरीज़ चल रहा है पूरा, तो इसमें हम ओवरऑल पूरी एनाटॉमी कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।